हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और प्यारा सा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। प्रीवियस सेशन तक हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। वो केमिकल रिएक्शन हमारा पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। होपफुली कि आपने वो लेक्चर पूरी तरीका से आपने वो चैप्टर पूरी तरीका से पढ़ लिया होगा। और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि आज से हमारा एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर ये। तो आइए बच्चा, हम लोग समझते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो जब हम एसिड बेस एंड साल्ट की बात करते हैं तो एसिड बेस एंड साल्ट को समझने से पहले, इस चैप्टर में जाने से पहले, हमें एसिड को समझने से पहले, बेस को समझने से पहले, साल्ट्स के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा इंडिकेटर्स। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरीका से बेस्ड होगा हमारा इंडिकेटर्स पर, यानी कि संकेतक पर। तो आइए पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए बच्चे। अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर्स को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इंडिकेटर्स वाली, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। और आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर लगाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स से सवाल दिख जाएगा। बात समझी? चल, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि ये इंडिकेटर्स है क्या। तो देखो बच्चा, इंडिकेटर जो होता है एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की या किसी अन्य सब्सटेंस की नेचर को बताता है। इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी अन्य सब्सटेंस के नेचर को बताता है, उसकी प्रकृति को बताता है। सर इसका क्या मतलब है, नेचर का बताना या प्रकृति को बताना, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो कि आप अपने मोटरसाइकिल से, आप अपने टू व्हीलर से किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी सड़क से आप जा रहे हो कहीं पर। ठीक है सर? ठीक है। तो आपको अचानक लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करना हो, आपको अचानक लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मूव करना हो, लेकिन समस्या ये है कि आपके पीछे एक और गाड़ी है, आपके पीछे एक और गाड़ी है जो फोर व्हीलर है। जो क्या है? फोर व्हीलर है, यानी चार चक्के वाली एक गाड़ी है। मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल पर है और पीछे वाला किस पर है? तो आप कहेंगे चार चक्के पर है। ठीक है सर? तो अगर आपको राइट साइड मूव करना है तो बच्चा, पीछे वाला जो गाड़ी है उसे पता कैसे चलेंगे, उसे पता कैसे चलेगा कि आप मुड़ने वाले हैं, आप टर्न लेने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? तो आपके व्हीलर में, आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर्स लगे होते हैं। आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब आपको राइट साइड में मूव करना रहता है तो राइट साइड वाले इंडिकेटर को जला देते हैं, और जब आपको लेफ्ट साइड मूव करना होता है तो आप लेफ्ट साइड वाले इंडिकेटर को जला देते हैं। तो इससे पीछे वाले जो व्हीलर है, पीछे वाले जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को चला रहा है, उसे पता चल जाता है कि ये बंदा जो हमारे सामने चल रहा है, इसे राइट साइड में मूव करना है, उसे राइट साइड में टर्न लेना है। तो वो अपनी गाड़ी को धीमा कर लेता है और आपको सुरक्षित रख देता है, आपको सुरक्षित बचा लेता है। तो वो जो आपके गाड़ियों में जो बत्तियां लगी हुई थी, जो इंडिकेट कर रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि आपको राइट में मूव करना है या लेफ्ट में मूव करना है, तो ये आपके नेचर को बता रहा था। इंडिकेटर क्या कर रहा था? आपके नेचर को, कि आप किधर मुड़ने वाले हो, लेफ्ट मुड़ोगे या राइट मुड़ोगे, ये आपके नेचर को बच्चा बता रहा था, जो पीछे वाले को पता चल गया, जो पीछे वाले को पता चल गया। तो इससे जो वर्ड है, इसी वर्ड में आपको छिपा हुआ दिखाई दे रहा होगा इंडिकेट। इसी वर्ड में आपको दिखाई दे रहा है इंडिकेट, यानी इंडिकेटर जो वर्ड बना है इंडिकेट से बना है। इंडिकेटर्स जो वर्ड बने हैं वो इंडिकेट से बने हैं, यानी किसी को हिंट देगा,
किसी को क्या देगा, हिंट देगा या सूचित करेगा या संकेत देगा, किसी भी तरीका से संकेत दे सकता है। अगर कोई हमें संकेत दे रहा है तो वो हमारे लिए इंडिकेटर है, वो हमारे लिए इंडिकेटर है। और इंडिकेटर के माध्यम से ही आपने देखा होगा कि शहरों की जो यातायात है उसको सुरक्षित संचालित किए जाते हैं। आपने रेड कलर की, येलो कलर की और ग्रीन कलर की लाइटें देखी होगी सड़कों के किनारे, चौराहे पर, और उसी के माध्यम से पूरे का पूरा यातायात को संचालित किए जाते हैं। जब रेड जलता है तो यातायात रुक जाते हैं, जब ग्रीन जलता है तो यातायात स्टार्ट हो जाता है कि अब हमें चलना है, यानी चलने के लिए वो रेडी होते हैं। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो सभी के सभी यातायात, यानी जिधर का सिग्नल ग्रीन हुआ उधर के यातायात चलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रोडों पर जो सिग्नल आपको दिखाई देता है वो भी एक इंडिकेटर्स है, वो भी एक इंडिकेटर्स है जो हर ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि आप रुकेंगे या आपको चलना है या आप चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो इंडिकेटर्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अन्य पदार्थ के नेचर को बताता है। बात क्लियर है? चलिए सर, ये तो हमारे सड़कों की कहानी थी। लेकिन सर हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या? हम तो सर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सर आप सड़क हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बात तो यहाँ आपकी अटकी हुई होगी, आपकी सांसें वहीं पर अटकी होगी कि सर हमें पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट से, तो आप पढ़ा रहे हो इंडिकेटर। अच्छा सर चलो इंडिकेटर्स भी हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, तो सर आप सड़क की कहानी सुना रहे हो। बच्चा इसी से हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। आ जाओ, इंडिकेटर्स का आपको अच्छे ढंग से मतलब समझ गया आ गया होगा कि ये क्या करेगा, किसी भी चीज को इंडिकेट करेगा, हिंट करेगा उसकी नेचर को। ठीक है सर, चल अब आते हैं अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इंडिकेटर का क्या मतलब है। आ जाओ, देखो केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के, जो किसी भी तरह के सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है कि वो किस नेचर का है, वो किस नेचर का है वो हमें इंडिकेट करता है। सर इसका मतलब नहीं समझ में, चलो आज आप समझ आते हैं। देखो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है इंडिकेटर्स। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स जो है हमें इन्फॉर्म करता है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को बताता है। सॉल्यूशन के नेचर को बताता है। सर ये सॉल्यूशन क्या होता है? आ जाओ देखो समझो। अभी तक अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अनुसार अभी ज्ञात जानकारी के अनुसार, यानी कि जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो अपने खोज के अनुसार टोटल 118 तत्वों की खोज कर चुके हैं। टोटल 118 तत्वों की खोज की कर चुके हैं जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, यानी एलिमेंट्स जिसे आप तत्व कहते हो। ये टोटल तत्वों की जो संख्या है 118 है। टोटल तत्वों की जो संख्या होती है अभी ज्ञात है हमें, अभी हमें मालूम है कि 118 तत्व है मौजूद है धरती पर। हालांकि और भी खोज हो रहे हैं, और भी तत्व खोज कर आएंगे, मिलेंगे, लेकिन अभी ज्ञात जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो 118 तत्वों की हमें जानकारी अच्छे ढंग से मालूम है। इन्हीं 118 तत्वों में से किसी अन्य तत्वों को मिला मिलाकर, यानी जो 118 तत्व हमें पता है, 118 तत्वों में से एक दूसरे तत्व को मिला मिलाकर, एक दूसरे तत्व को मिला मिलाकर नए नए कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। यानी इन्हीं 118 तत्वों से बनाए जाते हैं कंपाउंड, बनाए जाते हैं कंपाउंड, बनाए जाते हैं। और कंपाउंड क्या होता है आपको बताया गया है प्रीवियस
जो आपका चैप्टर था उसमें कि कंपाउंड क्या होते हैं। यानी कि 118 तत्वों से ही मिलकर बनता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो है एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ये कंपाउंड है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहने का मतलब विलयन है। यानी यही कंपाउंड जो है एक क्या है, विलयन के रूप में होता है। और ये विलयन, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड या कंपाउंड तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। अगर धरती पर जितने सारे कंपाउंड बनाए गए हैं, 118 तत्वों के विभिन्न तरीका से मिला मिलाकर जितने सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं, वो कंपाउंड तीन ही तरह के हो सकते हैं। वो तीन के अलावे कुछ भी नहीं हो सकता। वो तीन के अलावे कुछ भी नहीं हो सकता। सर ये तीन क्या होंगे? तो बच्चा, या तो वो एसिड होगा, या तो अगर कोई कंपाउंड हमने बनाया है, कोई कंपाउंड अगर हमने बनाया है, तो वो कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो बेस होगा, या तो साल्ट होगा, या तो साल्ट होगा। या तो एसिड्स होंगे, या तो बेसिस होंगे, या तो साल्ट्स होंगे। एसिड्स कहने का मतलब है कि अम्ल होगा, अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो लवण होगा। इन तीनों के अलावे कंपाउंड का नेचर कुछ भी नहीं हो सकता है। इन तीनों के अलावे कंपाउंड का और कोई नेचर नहीं होता है। क्या इतनी बात पता चल गई आपको? यानी कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक तरह का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन, वो जो विलयन है हमारा, वो विलयन का नेचर या तो एसिड, या तो वो सॉल्यूशन एसिड होगा, या तो वो सॉल्यूशन बेस होगा, या तो वो सॉल्यूशन हमारा साल्ट होगा। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर किसी कंपाउंड का या किसी सॉल्यूशन का नेचर बताएगा। क्या बताएगा? नेचर बताएगा। क्या नेचर बताएगा? कि वो नेचर एसिडिक है, वो नेचर एसिडिक है, या बेसिक है, या साल्ट है। यही इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है, यही हमें संकेत करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, या बेसिक नेचर का है, या वो साल्ट है। इसके अलावा और हमें किसी माध्यम से पता नहीं चलता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि सर एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, बेस जो होता है सर कड़वे होते हैं, साल्ट जो होते हैं सर हल्के नमकीन होते हैं। तो ऐसे भी तो पता चल रहा है सर, स्वाद चख लेंगे सर पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन जरा सोचो बच्चे, इस इंडिकेटर्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले के जमाने में लोग स्वाद चख कर, यानी इसको अपने जीभ पर रख कर टेस्ट लेकर बताते थे कि ये एसिड है, अम्ल है, या क्षार है, या लवण है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बच्चे एडवांस हो रहे हैं। उस समय अब जरा सोचो, पहले तो चलो ठीक है, इतनी बात तो पता चल गया कि सर स्वाद के माध्यम से तो हम बता सकते हैं, तो फिर ये इंडिकेटर्स का आवश्यकता क्यों पड़ा? ठीक है बच्चे, इंडिकेटर्स की आवश्यकता को अभी क्यों पड़ा, इसकी हम बातें कर लेते हैं। देखो, अभी कुछ देर पहले हमने आपको समझाया कि आप किसी सड़क से जा रहे थे, ठीक है? अगर बाई चांस आपके व्हीलर में इंडिकेटर्स नहीं लगे होते, बाई चांस आप सोचो कि आपके जो बाइक है उसमें इंडिकेटर्स है ही नहीं, उसमें इंडिकेटर्स है ही नहीं, और आपको मूव करना है राइट, आपको टर्न लेना है राइट साइड में। तो जब आप टर्न लोगे तो पीछे वाले बंदा को कैसे पता चलेगा कि आप टर्न लेना चाह रहे हो? जब उसे पता नहीं चलेगा तो वो अपनी स्पीड में गाड़ी को लेकर जाएगा, और जब अपनी स्पीड में गाड़ी लेकर जाएगा तो आपको रगड़ के भी चला जाएगा, आपको रगड़ के भी चला जाएगा। तो इससे तो दुर्घटना बढ़ जाएंगे ना, इससे दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट्स जो होगा उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस वजह से जो रिसर्चर हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्होंने क्या बनाया? इंडिकेटर्स बनाया, कि जो व्हीलर्स होते हैं उनमें इंडिकेटर्स बना दो,
ताकि पीछे वाले बंदा को, पीछे वाले ड्राइवर्स को पता चल सके कि ये रुकना चाह रहा है या आगे जाना चाह रहा है या लेफ्ट मुड़ना चाह रहा है या राइट मुड़ना चाह रहा है। तो इंडिकेटर्स के माध्यम से ड्राइवर को पता चल जाएगा, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा और एक्सीडेंट से बच पाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर भी जो इंडिकेटर्स है, उसको इस वजह से बनाया गया कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, किसी सॉल्यूशन को अगर हम टेस्ट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा कोरोसिव है या कम कोरोसिव है? सर वो तो बाद की चीज़ है कि हम एसिड है या बेस है या साल्ट है, वो तो बाद की चीज़ है कि हम सर बताएँगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम आपको कहें कि बच्चा यहाँ पर 3 सॉल्यूशन है, मान के चलो कि हमने यहाँ कहा कि यहाँ पर 3 सॉल्यूशन है और ए, बी, सी। ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है और सी सॉल्यूशन है। हमने 3 सॉल्यूशन आपको दिया और आपको कहा कि बच्चे हमें ये बता दो कि इनमें से कौन-सा एसिड है, कौन-सा बेस है और कौन-सा साल्ट है। तो क्या आप टेस्ट करना चाहोगे? क्या आप टेस्ट करना चाहोगे? और टेस्ट करके हमें बताओगे? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल हम गलती नहीं करेंगे। और अच्छी बात है कि आप ऐसा गलती ना करो। आप भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना बच्चे, क्योंकि ये तीनों जो है कितने कोरोसिव होंगे, कितने खतरनाक होंगे, ये कितना हमारे लिए हार्मफुल होगा, वो पता नहीं है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो हमारे जीभों को पूरी तरीक़ा से जला के रख देगा। जीभ के जो सेल हैं, वो पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाएँगे। हो सकता है कि वो हमारे अंदर चल जाए तो हमारे अंदर के भी सेल को भी नष्ट कर दे। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, पूरी तरीक़ा से हार्मफुल हो गया। तो पहले के ज़माने में टेस्ट करके बता दिए जाते थे कि एसिड है या बेस है या साल्ट है। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया एडवांस हुई, जैसे-जैसे रिसर्च होता गया, तो हमारे कंपाउंड की भी संख्या बढ़ती चली गई। हमारी कंपाउंड की भी संख्या बढ़ती चली गई और जब बढ़ती चली गई, तो इनके नेचर में भी क्या हो गया, बदलाव हुआ। कुछ के कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग है होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वीक होंगे। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो वीक होंगे उतने खतरनाक नहीं होंगे। तो फिर टेस्ट करने का जो हमारा नेचर था, जो टेस्ट करके हम किसी भी सॉल्यूशन की नेचर को बताते थे, वो धीरे-धीरे क्या हो गया, बंद हो गया और फिर एक नया हमें मिला इंडिकेटर्स। फिर हमें मिला इंडिकेटर और आज भी हम इंडिकेटर्स के माध्यम से ही किसी सॉल्यूशन के, किसी कंपाउंड के नेचर को बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। क्या बच्चे इतनी बात समझ में आया? तो अभी तक में हमने आपको समझाया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे ढंग से क्लियर किया है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन, कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या वो साल्ट नेचर का है। वो किस नेचर का है, उस नेचर को बताने का कार्य किसका है? इंडिकेटर्स का है। होपफुली कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिकेटर्स हमें इन्फॉर्म कैसे करता है? बात तो यहाँ पर आती है कि सर इंडिकेटर्स जो है हमें किस तरीका से इन्फॉर्म करता है, कैसे हमें सूचना देता है? तो आइए अब समझते हैं कि हाउ टू इन्फॉर्म। यानी हमें सूचना कैसे देता है, हमें सूचित कैसे करता है? देखो, हमें 2 प्रकार से ये सूचना देते हैं। इंडिकेटर्स जो है हमें 2 तरह से सूचित करते हैं। कैसे सर? एक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने कलर्स को बदल देते हैं, यानी कि चेंज इन इट्स कलर, यानी कि अपना रंग बदलकर। अपना रंग बदलकर
यानी कि इंडिकेटर्स अगर अपने रंग को बदल दे, इंडिकेटर्स अपने अगर रंग को बदल रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। वो सबका अपना-अपना, हर इंडिकेटर्स का अपना नेचर होता है, अपनी प्रकृति होती है कि वो एसिड में किस कलर का होगा और बेस में किस कलर का होगा। इनकी अपनी प्रवृत्ति होती है बदलने की। को एसिड होगा तो इस कलर का होगा, बेस होगा तो इस कलर का होगा और इसके आधार पर हम पता कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है सर? और क्या होंगे? और होंगे चेंज इन इट्स ऑर्डर, या आप कह सकते हैं स्मेल, यानी कि गंध बदलकर। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन ला देते हैं। जब वो एसिड में जाएंगे तो उनके गंध कुछ और होंगे और जब बेस में जाएंगे तो उनके गंध कुछ और होंगे। यानी ये अपने गंध को बदल कर हमें हिंट कर देते हैं कि भाई हम एसिड है या बेस हैं। यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो गंध बदलकर हमें इंडिकेट कर रहे हैं एसिड और बेस का, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें रंग बदल कर इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो इस तरीका से हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें सूचित करते हैं इंडिकेटर एसिड और बेस के बारे में। चलिए सर, तो अब आ जाते हैं कुछ क्या क्या है, क्या क्या है, इन सभी चीजों को देख लेते हैं कि जो चेंज करते हैं अपने कलर को, उसमें हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है इंडिकेटर्स, सबसे पहला इंडिकेटर्स है लिटमस। सबसे पहला जो इंडिकेटर्स होता है वो होता है लिटमस। आपने लिटमस का नाम सुना ही होगा। चलिए सर, एक होता है टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं। हल्दी भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है। ये भी अपने रंग को बदलकर हमें इंडिकेट कर देता है कि वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एक होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज जिसे हम लाल पत्ता गोभी कहते हैं। लाल पत्ता गोभी कहते हैं। चलिए सर, और होते हैं पिटूनिया। पिटूनिया, पिटूनिया का फूल होता है। पिटूनिया का फूल हमें इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक नेचर का है। एक होता है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक होता है जेनेरिया। एक होता है जेनेरिया होता है, जेनेरिया नहीं, जेरेनियम। जेरेनियम हाइड्रेंजिया का फूल, जेरेनियम का फूल और पिटूनिया का फूल, ये तीनों के तीनों फूलों के माध्यम से भी हम पता कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। क्या इतनी बात समझ गए? जी सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गया सर। चलो सर, आ जाओ। एक होता है मिथाइल ऑरेंज। चल, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं।
मिथाइल ऑरेंज। एक होता है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन। ये सभी के सभी जो इंडिकेटर्स हैं, ये अपने रंग को बदलकर हमें किसी कंपाउंड को एसिडिक और बेसिक नेचर के होने का पता बता देते हैं। ठीक है सर। अब ये रंग बदलने वाले सारे इंडिकेटर थे। अब यहाँ आ जाओ, ओडर बदलने वाले यानी कि गंध बदलने वाले कौन कौन से इंडिकेटर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है ओनियन, जिसे हम प्याज कहते हैं। यानी प्याज के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एक होता है वेनिला। वेनिला। और एक होता है क्लोव ऑयल, जिसे हम लौंग का तेल कहते हैं। तो इतने सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इतने सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, और ये आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चेंज करने वाले जो रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स है वो आपको ग्रीन कलर से यहाँ बताया गया है, और जो आपका गंध बदलने वाले इंडिकेटर्स है वो आपको ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल है। तो चलिए सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रंग बदलने वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में। आ जाइए। देखो, कलर चेंज इंडिकेटर यानी कि रंग बदलने वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्लास आपकी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, प्रश्न यहाँ से बनना आपके स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सर, देखो, रंग बदलने वाले जो इंडिकेटर्स हैं, रंग बदलने वाला जो इंडिकेटर्स होता है वो दो तरह के होते हैं। वो दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, नेचुरल जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर। और एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर को ही हम लोग बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर। इसी को हम कहते हैं मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर, या तो आप सिंथेटिक इंडिकेटर कह दो या मैन मेड इंडिकेटर कह दो। सिंथेटिक कहने का मतलब होता है संश्लेषित संकेतक। इसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित संश्लेषित संकेतक।
यानी कि रंग बदलने वाले जो हमारे जितने सारे इंडिकेटर्स आपको हमने बताया, उन सभी को हमने 2 भागों में कैटेगराइज़ कर दिया, 2 भागों में हमने उसे बाँट दिया। एक को हमने कहा कि जो नेचुरल है इंडिकेटर्स और एक है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में हमें मिला है, जो प्रकृति से हमें मिला है, जो हमें नेचर ने दिया है और नेचर ने हमें दिया है और उसी के माध्यम से हमने क्या किया एसिड बेस एंड का नेचर पता कर लिया। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं इसको लैब में तैयार किया जाता है। इसको कहाँ तैयार किए जाते हैं? लैब में तैयार किया जाता है। लैब में तैयार किए जाते हैं। तो जो लैब में तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या जब मैन मेड इंडिकेटर। क्यों? लैब में कौन तैयार करेगा? अरे आदमी तैयार करेगा ना। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं। अब आ जाओ, देखो कि यहाँ पर हमें जो पढ़ना है सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर, इन दोनों के में कौन-कौन से आते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन-सा नेचुरल इंडिकेटर है या प्राकृतिक संकेतक है, या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा संकेतक संश्लेषित संकेतक है। इस तरीका से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। आ जाओ, सबसे पहला जो है आपका लिटमस है। लिटमस जो होता है वो हमें नेचर से मिलते हैं। इसके बारे में भी अच्छे ढंग से हम लोग बात करेंगे। सेकंड नंबर होता है टर्मेरिक। यानी कि हल्दी की हम बात कर रहे हैं। चलो सर, थर्ड नंबर है आपका रेड कैबेज। यानी कि लाल पत्ता गोभी। फोर्थ नंबर है पिटूनिया। पिटूनिया पिटूनिया का जो फूल होता है ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। 5 नंबर है हाइड्रेंजिया। और एक है आपका जेरेनियम। एक है जेरेनियम। ठीक है, जेरेनियम। तो ये सभी के सभी जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक संकेतक में आते हैं। और ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। आ जाओ, अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको ध्यान रखना है कि दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है। और एक है आपका फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन। तो ये हमारे दो तरह से इंडिकेटर बट गए, नेचुरल इंडिकेटर में और सिंथेटिक इंडिकेटर में। सबसे पहले आपको नेचुरल इंडिकेटर याद करना है। पहला है लिटमस है, सेकंड आपका टर्मेरिक है, तीसरा आपका रेड कैबेज है, फोर्थ है आपका पिटूनिया, फिफ्थ है हाइड्रेंजिया और सिक्स्थ है आपका जेरेनियम। और अगर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको दो इंडिकेटर्स पढ़ने होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है आपका फिनोप्थिलिन। होपफुली कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलो सर,
तो अब हम लोग एक एक करके इंडिकेटर्स का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर एक इंडिकेटर्स को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। आ जाओ, लिटमस पेपर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने लिटमस पेपर नहीं कहा, हमने लिटमस कहा है केवल। आ जाओ, तो आप हेडिंग डाल लो लिटमस। देखो, ये लिटमस है क्या? तो लिटमस एक प्रकार का सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है? पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विलयन है। हमने यहाँ पर किसी भी तरीका से लिटमस पेपर की चर्चा अभी तक नहीं किया है। हमने केवल क्या कहा है कि ये एक प्रकार का वाटर सोलुबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं कि ये लिटमस हमें प्राप्त किससे होता है, यानी हम इसे ऑब्टेन किससे करते हैं, तो ध्यान रखना, ऑब्टेन जो होता है यानी हम इसे प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो इसे हम प्राप्त करते हैं लिकेन से, लाइकेन से। किसे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। आ जाओ, लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होता है? ये लाइकेन एक तरह का प्लांट होता है। ये लाइकेन जो है एक तरह का पौधा है। ये क्या है? प्लांट है। और ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट कैसा है? तो ये थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है। ये थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट होता है। ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लाइकेन किस समूह का पौधा है, तो थैलोफाइटा समूह का ये पौधा है। थैलोफाइटा समूह का प्लांट है। ठीक है। किस ग्रुप का है ये प्लांट? थैलोफाइटा ग्रुप का ये प्लांट है। लाइकेन दो तरह के जीव से मिलकर बने हुए हैं। यानी ये जो लाइकेन है, दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। एक होता है एलगी, एक होता है एलगी और एक होता है फंगस। एक होता है एलगी और एक होता है फंगस। एलगी को हम कहते हैं शैवाल, और फंगस को हम कहते हैं कवक। फंगस को हम कहते हैं कवक। यानी जो लाइकेन होता है वो फंगस और एल्गी से मिलकर बना होता है। यानी कि शैवाल और कवक से मिलकर ये बना हुआ होता है लाइकेन। इस वजह से इस लाइकेन को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट भी कहते हैं। इस लाइकेन को हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं, यानी कि सहजीवी पौधा भी कहते हैं। अगर कभी भी यहाँ से पूछा जाए कि ये किस प्रकार का पौधा है, तो सहजीवी पौधा है। सहजीवी क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो शैवाल और कवक दोनों साथ साथ है, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस वजह से लाइकेन जो हमारा है वो सहजीवी पौधा कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीवी पौधा कहलाता है। ये कवक का क्या कार्य होता है? कवक का कार्य होता है कि शैवाल को प्रोटेक्ट करने का। क्या करने का? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कहने का मतलब है कि इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो सर, अगर कवक सुरक्षा दे रहा है किसको? शैवाल को, तो सर शैवाल का भी कोई कर्तव्य होना चाहिए। शैवाल का भी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि वो भी कवक को रिटर्न में कुछ दे। वो भी
कवक को कुछ रिटर्न में दे, तो देता है। सर क्या देता है? आ जाओ। ये सवाल जो है इस कवक को फूड देता है। क्या देता है? फूड प्रदान करता है। यानी कि अगर कवक इसको बचा के रख रहा है तो किस लिए? भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। क्योंकि आपको जब हम न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा रहे थे तो न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो कवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो ये भोजन अगर स्वयं नहीं बनाता है तो किसी न किसी अन्य जीव पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है? शैवाल पर। यानी कि शैवाल जो है इसको भोजन बना के देगा, और भोजन बना के दिया तो इसके एवज में शैवाल को ये क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इन दोनों में क्या चल रहा है? एक मित्रवत चल रहा है, यानी मित्रता दोनों में बरकरार है। इस वजह से इसे हम सहजीवी प्लांट कहते हैं, और ये थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है। चलिए सर, क्या इतनी बात क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हुआ। चलो और भी बात कर लेते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर जो ये जो लाइकेन होता है, ये जो लाइकेन है हमारा, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं। यानी कि प्रदूषण सूचक भी है। अब सर इसका क्या मतलब है? देखो, जहां पर जहां पर पॉल्यूशन अधिक होंगे, जहां पर पॉल्यूशन अधिक होगा वहां पर ये लाइकेन होंगे ही नहीं, वहां पर ये लाइकेन नहीं रहते हैं। सर ये लाइकेन होता क्या है? आपने हरे कलर का देखा होगा जो काई बैठ जाता है आपके नालियों के आसपास में। आपके नालियों के आसपास में दीवारों पर या जो फर्श पर हरे हरे रंग के बैठ जाते हैं, वही लाइकेन है। और वही पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अगर पॉल्यूशन अधिक है तो बच्चा वहां पर ये लाइकेन नहीं दिखाई देंगे, वहां पर ये लाइकेन नहीं दिखाई पड़ेगा। इस वजह से इसे हम कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जहां पर ये लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपके जो शहर है, आपका जो क्षेत्र है, वो प्रदूषण फ्री है। यानी प्रदूषण तो है बट हाई लेवल का नहीं है, यानी प्रदूषण का स्तर कम है। इस वजह से ये लाइकेन आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर लाइकेन नहीं दिखाई दे रहा है, काई आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर प्रदूषण ज्यादा है, वहां पर प्रदूषण ज्यादा है। तो ये हमारे लाइकेन थे। अब इस लाइकेन का जो कलर होता है देखो, और यही लाइकेन से हमें क्या मिलते हैं? लिटमस सॉल्यूशन। यही लाइकेन को निचोड़ कर, इसी लाइकेन जो प्लांट है, इस प्लांट को निचोड़ कर उसका रस निकाला जाता है। उसका रस निकाल लिए जाते हैं और इन्हीं के रस को हम कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। इसी को रस को हम क्या कहते हैं? लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिटमस किससे मिला? लाइकेन से मिला। लाइकेन कहाँ से आया? शैवाल और कवक से मिलकर आया। और लाइकेन कैसा प्लांट है? सहजीवी प्लांट है, यानी कि सिम्बायोटिक प्लांट्स है। और ये किस समूह का, किस ग्रुप का प्लांट है? तो थैलोफाइटा ग्रुप का ये प्लांट है। और ये लाइकेन क्या करता है? तो हमें पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन की मात्रा है या नहीं है। चलिए सर, अब ये जो लिटमस होता है, इस लिटमस का जो कलर होता है, यानी कि ओरिजिनल जो कलर है इसका, ओरिजिनल जो कलर है इसका पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। अब कहोगे सर पर्पल कलर कैसा होता है? कोई बात नहीं, आपको हम समझाएंगे कि पर्पल कलर कैसा होता है। पहले तो इतनी बातों को आप अच्छी ढंग से नोट कर लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं सॉल्यूशन।
पहले तो हम एक जार ले लेते हैं। पहले तो हमने एक जार लिया। अब कहोगे सर इतना सारा आप वीकर क्यों ले रहे हो? आगे समझाएंगे। चलो आ जाओ। ये जो आपको कलर दिख रहा है यही लगभग पर्पल कलर होता है। यही कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं पर्पल कलर। ये क्या है? लिटमस सॉल्यूशन है। ये लिटमस सॉल्यूशन है। और इसका कलर कैसा है? तो आप कहोगे कलर है पर्पल। यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर, उसका रंग जो होता है पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। अब इस लिटमस सॉल्यूशन के माध्यम से ही हमें पता करना है कि कोई सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, ये पानी में घुलनशील विलयन है, घुलने वाला ये सब्सटेंस है। तो ये हमें बताएगा कि कोई सब्सटेंस, कोई जो कंपाउंड है, कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो चलो सबसे पहले इसी को पता कर लेते हैं। आ जाओ। यहाँ हमने 2 बीकर लिया है। यहाँ हमने 2 बीकर लिया है। इस बीकर में हमने एसिड डाला। इस बीकर में हमने एसिड डाला है। क्या डाला है? एसिड डाला है। यानी कि अम्ल इस बीकर में हमने डाला है। ये अब तक किस कलर का था? अब तक ये कलर था पर्पल कलर का। अब तक ये जो कलर था पर्पल कलर का था। ये रहा पर्पल और ये रहा पर्पल कलर। दोनों पर्पल कलर के थे। हमने 2 बीकर लिया। इसी बीकर को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक में हमने डाला एसिड और एक में हमने डाला बेस। इधर हमने डाला बेस। बेस कहने का मतलब है क्षार। इधर हमने क्षार इसमें डाला है और इसमें हमने अम्ल डाला है। तो जैसे ही हमने इसमें एसिड मिलाया, जैसे ही हमने इसमें एसिड मिलाया तो इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर चेंज हो गया और चेंज होकर ये रेड में बदल गया। चेंज होकर ये किस कलर में बदल गए? तो आप कहेंगे कि सर रेड कलर में बदल गया। किस कलर में बदल गया? रेड कलर में बदल गया। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर हम लिटमस सॉल्यूशन के विलयन में अगर हम एसिड डालते हैं, अगर अम्ल मिलाते हैं तो उसका कलर किस कलर का हो जाता है? तो रेड कलर का होता है। तो यहां पर आप लिख लो कि यहां पर जो चेंज हुआ है, यहां पर जो पर्पल कलर है, देखो यहां पर्पल से ही लिखते हैं। यहां जो पर्पल कलर है वो किस में हो गया चेंज?
तो आप कहोगे रेड में चेंज हो गया। चलो सर, यहाँ थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। पर्पल जो कलर है वो चेंज हो गया रेड में, तो रेड कलर में बदल गया। यानी कि जो पर्पल कलर है, जैसे ही हमने उसमें एसिड मिलाया, तो एसिड मिलाने पर इसका कलर पर्पल से रेड में बदल गया। कैसा हो गया? पर्पल रंग से इसका रंग लाल हो गया। चलो सर, इतनी बातें समझ में आया कि अगर हम किसी लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को मिलाते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सर इसको याद कैसे रखेंगे? सर इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, याद कैसे रखना है। अगर आपके ऊपर कोई अगर एसिड डाल दे, यदि आपके ऊपर कोई एसिड का छिड़काव कर दे, तो आप गुस्सा से क्या हो जाएंगे? आप गुस्से से क्या हो जाएंगे? तो गुस्से से लाल हो जाएंगे। गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाओगे। तो बस याद रख लो कि अगर आपके ऊपर कोई एसिड का छिड़काव कर दे, तो आप गुस्सा से क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो इसका कलर लाल हो गया। इसका कलर क्या हो गया? लाल हो गया। अच्छा सर, ऐसे नहीं याद रहा तो एक और तरीका है याद रखने का। खतरा। एसिड क्या है? हमने इंडिकेटर्स का क्यों इस्तेमाल किया? ताकि खतरा का खतरा से बच सके। खतरा से बच सके। तो खतरा कैसा कलर का? जब खतरा होता है तो उसके जो निशाने होती हैं वो किस तरह का दिखाई देता है? लाल कलर का। तो खतरे लाल कलर का हो गया। एसिड क्या है? खतरा है, तो खतरा लाल हो गया। खतरा क्या हो गया? लाल हो गया। तो यहां से हमें पता चला। चल, आ जाओ बच्चे। तो हमने कहा कि जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर में जैसे ही हमने एसिड डाला, यानी कि हमने लिटमस सॉल्यूशन में जैसे ही एसिड डाला, उसका कलर कैसा हो गया? रेड कलर हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम लिटमस सॉल्यूशन के विलयन में, जब लिटमस सॉल्यूशन में हम अम्ल डालते हैं, तो विलयन का रंग पर्पल से लाल हो जाता है। पर्पल से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब चलो, अब आते हैं, हम इसमें क्षार मिलाते हैं। यानी कि इस लिटमस सॉल्यूशन में जैसे ही हमने बेस डाला, जैसे ही हमने बेस मिलाया, क्षार इसमें हमने डाला, तो क्षार डालने पर इसका जो कलर है बच्चा, ये कलर ब्लू हो गया। ये कलर ब्लू हो गया। ये कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। यानी कि जो हमारा पर्पल कलर था, जो पर्पल कलर था, वो पर्पल कलर किसमें बदल गया? पर्पल कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? ब्लू कलर में चेंज हो गया।
तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि लिटमस सॉल्यूशन में यदि हम क्षार डालते हैं, तो क्षार डालने पर विलयन का रंग ब्लू हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और जब हम एसिड डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है सर। चलिए सर, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। चल, अब एक और केस समझो। यहां आप देख पा रहे हो कि इसी रेड विलयन को हमने दो भागों में और बांटा। इसे रेड सॉल्यूशन को हमने दो भागों में और बांटा। एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। और इसी तरीका से जो ब्लू सॉल्यूशन है उसको भी हमने दो हिस्सा में बांट दिया। उसको भी हमने दो हिस्सा में बांट दिया। अब इस रेड सॉल्यूशन में हम एक तरफ डालेंगे एसिड और एक तरफ हम डालेंगे बेस। यहां हमने डाला एसिड को, यहां हमने डाला एसिड को, और यहां हमने मिलाया बेस को। इसी तरीका से जो हमारा ये बेस वाली जो सॉल्यूशन बनी, यानी कि जो ब्लू सॉल्यूशन है, इसमें भी हमने एसिड डाला और बेस डाला। एक तरफ हमने एसिड डाला और एक में हमने बेस डाला। दो बीकर यहां भी हमने बनाया और दो बीकर हमने यहां भी बनाया। अब होगा क्या कि जब हम इस रेड सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे, जब हम इस रेड सॉल्यूशन में हम अगर एसिड मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन का रंग नहीं बदलेगा। इस सॉल्यूशन का रंग नहीं बदलता है। तो इस वजह से हम कहते हैं, इस कारण से हम कहेंगे कि अगर हम रेड विलयन में, अगर हम लाल विलयन में अगर डालते हैं अम्ल को, तो इसमें नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, यानी कि किसी भी प्रकार से इसका रंग नहीं बदलेगा। हालांकि रंग तो बदला है, हालांकि रंग तो बदला है, लेकिन लाल ही रह गया। तो लाल में लाल आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इस विलयन का रंग नहीं बदलता है। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है कि लाल रंग के विलयन में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल रंग के विलयन में अगर हम अम्ल डालते हैं तो उसके रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। बात समझ गए सर? चलिए सर, समझ। लेकिन जब हमने रेड सॉल्यूशन में हमने बेस डाला, बेस मिलाया, यानी कि क्षार की जब हमने बूंदे डाला, तो इसके कलर चेंज हो गए, इसके कलर चेंज हो गए, और चेंज होकर ये ब्लू हो गया। चेंज होकर क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो यहां से हम कहेंगे कि जब हमने रेड विलयन में, यहां से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा लाल विलयन है, लाल विलयन में क्षार डालने पर, क्षार मिलाने से रंग बदल जाता है। रंग क्या होता है? रंग बदलता है। और रंग किस में बदला है? तो आप कहेंगे रेड से ये ब्लू हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ है वो रेड से क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर रेड से ब्लू हुआ है, यानी नीला हो गया है। बात समझ में आ गया आपको?
तो इधर वाला लाइन हमारा पूरा क्लियर हो गया कि हमने पर्पल कलर के बिलियन में जब हमने एसिड डाला, यानी कि जो पर्पल कलर का हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन था उसमें हमने जैसे ही एसिड डाला, जैसे ही हमने एसिड डाला उसका रंग कैसा हो गया, रेड हो गया। अब इसी रेड सॉल्यूशन को हमने दो भागों में बांटा, एक में हमने एसिड डाला तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन जब हमने उसे रेड सॉल्यूशन में बेस मिलाया तो उसका कलर रेड से ब्लू हो गया, उसका कलर रेड से ब्लू हो गया। चलिए सर, बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते हैं यहाँ पर, जो हमने लिटमस सॉल्यूशन में बेस हमने मिलाया था तो ये पर्पल कलर किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब इसी को हमने दो भागों में बांटा, दो बीकर में हमने ब्लू सॉल्यूशन को डाला है। अब पहले वाले जो सॉल्यूशन है उसमें हमने एसिड मिलाया, जब हमने एसिड मिलाया तो इसका कलर चेंज हो गया और चेंज होकर इसका कलर रेड हो गया। इसका कलर क्या हो गया, रेड। तो हम कहेंगे यहां से, हम यहां से कह सकते हैं कि जब हम ब्लू सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो उसका रंग ब्लू से रेड हो जाता है। ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है सर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो गया, तो आप कहेंगे रेड हो गया। ब्लू से कैसा हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नीला बिलियन में अम्ल मिलाने पर या अम्ल डालने पर रंग परिवर्तित होता है। रंग क्या होता है, परिवर्तित होता है। देखो कैसे हर चीज को हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहां हमने रेड बिलियन में एसिड डाला था तो रेड का रेड रह गया, लेकिन जब हमने रेड बिलियन में बेस डाला तो बिलियन का रंग चेंज हो गया, ब्लू हो गया। इसी तरीका से जब हमने ब्लू जो बिलियन है उसमें हमने एसिड मिलाया तो उसका रंग बदल गया, ब्लू से हो गया रेड। लेकिन जब हम इसे ब्लू बिलियन में बेस मिलाएंगे तो यहां पर नो कलर चेंज होगा, नो चेंज इन कलर। क्या होगा, नो चेंज, यानी कि यहां पर रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा लिटमस सॉल्यूशन की पूरी कहानी थी। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से तैयार होगा हमारा लिटमस पेपर, यहीं से हमारा तैयार होगा लिटमस पेपर। तो आइए लिटमस पेपर कैसे तैयार होते हैं आप समझते हैं। देखो हमने लिया 3 सॉल्यूशन, हमने लिया 3 सॉल्यूशन। चल अब ये 3 सॉल्यूशन में भी हम कलर भर लेते हैं। एक रेड सॉल्यूशन, एक पर्पल और एक ले लेते हैं हम ब्लू। एक लेते हैं ब्लू, ब्लू तो था ही। चल ये है रेड, ये है पर्पल और ये है ब्लू। होता क्या है कि इसी बिलियन को हम एक फिल्टर पेपर पर, इसे बिलियन को हम एक फिल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब कराते हैं, यानी उसको अवशोषित कराते हैं इस बिलियन को। जैसे यहाँ पर हमने एक फिल्टर पेपर लिया, यहाँ भी एक फिल्टर पेपर हमने लिया। इन फिल्टर पेपर पर जब हम रेड कलर डालेंगे तो इसका कलर पूरी तरीका से रेड हो जाएगा, इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, ये रेड हो जाएगा। और जब हम पर्पल कलर को इसमें एब्जॉर्ब कराएंगे तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा। और जब हम ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कराते हैं
तो ब्लू लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। यानी कि लिटमस पेपर आता कहाँ से है? ये लिटमस सॉल्यूशन को ही जब हम फिल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब करा देते हैं, तब हमें मिलता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर ये रहा। और लिटमस पेपर भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर का होता है। और इनके माध्यम से भी हमें क्या पता चलता है? एसिड, बेस एंड साल्ट का पता चला जाता है सर। चलो, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। तो ये पूरी तरीका से ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर है, ये रहा। ये तीनों के तीनों क्या है? लिटमस पेपर है। और इस लिटमस पेपर के माध्यम से हम एसिड, बेस एंड साल्ट को पता कर लेते हैं। चल, तो ये पूरा का पूरा चीज हमारा खत्म हुआ। अब आता है हमारा अब आता है हमारा टर्मेरिक। अब आते हैं टर्मेरिक पर। आपने टर्मेरिक देखा होगा कैसा होता है? तो आप कहेंगे पीला कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं हल्दी। हल्दी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर कैसा होता है? हल्दी का कलर कैसा होता है? तो आप कहेंगे इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। चल, तो इस टर्मेरिक के माध्यम से ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। और इसके माध्यम से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? आ जाओ देख लो। चलो, यहाँ पर दो सॉल्यूशन हमने लिया है और इन दोनों सॉल्यूशन में हल्दी है। दोनों में क्या है? हल्दी है। और हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है सर। चलिए सर, अच्छी बात है। अब इसमें हम एसिड मिलाते हैं, इसमें हम एसिड डालते हैं। एसिड कहने का मतलब है अम्ल डालते हैं। और इसमें हम डालते हैं बेस, और बेस कहने का मतलब है क्षार। बेस कहने का मतलब है क्षार। देखो, होता ये है, चलो पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम्हारे पहले दैनिक जीवन में हम चलते हैं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। आपने अक्सर दाल खाते हो, आप अक्सर दाल खाते हो, और उस दाल में कभी कभी आपको खट्टी चीज खाने का मन करता है। आपको खट्टी चीजें खाने की मन करता है। आप देखते हो कि जो आपके घर में सब्जियां बनती है, दालें बनते हैं, उन सभी में हल्दी डाले जाते हैं, ताकि सब्जी देखने में सुंदर लगे, दाल देखने में सुंदर लगे। कलर देने के लिए ही हल्दी को हम डालते हैं। हल्दी से किसी भी प्रकार का हमें स्वाद नहीं मिलता है। पहले तो ये दिमाग में बैठा हुआ जो है कि हल्दी डालने से स्वाद मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हल्दी डालने से जो आपका डिश होता है उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, आप कह सकते हैं। वो देखने में अट्रैक्टिव होता है हल्दी डालने से। तो आपके घर में जो दाल बनते हैं, जो सब्जियां बनती है, उन सभी में हल्दी तो डाले जाते हैं, हल्दी डाले जाते हैं। अब होता यूं है कि कभी आपको मन करता है कि दाल में या सब्जी में नींबू निचोड़ का खाने का मन करता है। आप दाल में कभी कभी नींबू निचोड़ते हो, और नींबू जो होता है उसमें होते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और ये सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? खट्टे फलों में पाए जाते हैं। जब हम चलेंगे एसिड बेस के जो उसके कैरेक्टर है, उसके जो फीचर है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, तो उस समय आपको पता चलेगा कि नींबू में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये एसिड कहने का मतलब क्या है? कि ये अम्ल है। तो जब आप दाल में
ये क्या है, आप कह दो कि ये एक दाल है। ये क्या है, दाल है। दाल में जब आप नींबू निचोड़ते हो, जब आप दाल में नींबू डालते हो, तो क्या दाल का रंग बदलता है? क्या दाल का रंग बदलता है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप दाल खाते हो, तो दाल में जब आप नींबू निचोड़ते हो, या आपको नहीं पता तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। नहीं कभी ध्यान दिए हो तो अब आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि दाल में जब हम नींबू निचोड़ते हैं, तो दाल का कलर पीला रहता है, और नींबू निचोड़ने के बाद भी दाल का कलर पीला ही रहता है। दाल का कलर पीला ही रहता है। तो यही तो सर हम कहना चाह रहे हैं कि जो दाल है, जो पीला कलर है, जो टर्मेरिक है, टर्मेरिक में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसके कलर में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो चेंज इन कलर, यानी कि किसी भी तरीका से रंग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब हम हल्दी पर नींबू निचोड़ेंगे तो उसके रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पीला है तो पीला ही रहेगा। बात समझ गए? जी सर। अब आ जाओ यहाँ पर। कभी ना कभी आपको चोट अवश्य लगे होंगे। कभी ना कभी आपको चोट अवश्य लगे होंगे। आपको नहीं लगा होगा, आपके घर में किसी न किसी पर्सन को चोट अवश्य लगा होगा। और जब चोट लगते हैं तो आप हल्दी चूना का लेप चढ़ाते हो। हल्दी चूना का लेप चढ़ाते हो। हल्दी और प्लस चूना का क्या चढ़ाते हो? लेप चढ़ाते हो सर। हल्दी कैसा कलर का है? तो आप कहेंगे सर हल्दी का कलर पीला होता है। और चूना का कलर कैसा होता है? तो आप कहेंगे सफेद होता है। चूना का कलर कैसा होता है? सफेद होता है सर। और चूना है क्या? चूना एक सर क्षार है। चूना क्या है? क्षार है, बेस है। तो जब हम हल्दी में चूना को मिलाते हैं, तो हल्दी प्लस चूना मिलकर इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, यानी कि लाल भूरा हो जाता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ये कलर चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर यहाँ पर इसका कलर आप कह सकते हो लाल भूरे। कैसे बनाए? आ जाओ, लाल भूरा बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया लाल भूरा। तो इसको कह देते हैं, इसको हम कहते हैं, इसी कलर से हम लिख लेते हैं कि ये जो है लाल भूरा हो गया। किस रंग में बदल जाता है? लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो ये आपको याद करना आसान हो गया। कैसे याद रखना है? हल्दी में, कि हल्दी में अगर नींबू निचोड़ेंगे, यानी कि दाल में नींबू निचोड़ेंगे तो दाल का रंग नहीं बदलेगा। सर याद हो गया कि हल्दी में एसिड डालते हैं तो रंग में परिवर्तन नहीं होता है। क्षार के कैसे याद रखेंगे? सर हमने हल्दी चूना तो चढ़ाया है, हल्दी सर पीला होता है, जैसे ही हमने चूना मिलाया तो हल्दी का रंग बदल जाता है, लाल भूरा हो जाता है। और चूना क्या है सर? क्षार है सर। तो ये रहा चूना। जैसे ही हमने मिलाया तो हल्दी प्लस चूना, उसका रंग कैसा हो गया? तो आप कहेंगे लाल भूरे रंग का हो गया। यानी कि हल्दी में जब हम बेस मिलाते हैं तो उसका रंग बदल गया। अगर लाल भूरा रंग हो गया तो हम समझ जाते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक नेचर का है। और रंग नहीं बदला तो हम कहेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है। चलिए सर, तो ये टर्मेरिक हमारा खत्म हो गया। आइए अब अगला जो हमारा है वो रेड कैबेज है। रेड कैबेज। रेड कैबेज को हम कहते हैं लाल पत्ता गोभी। क्या होता है? लाल पत्ता गोभी। हालांकि इसका जो कलर होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो भी पर्पल होता है, लेकिन फिर भी इसको हम कहते हैं लाल पत्ता गोभी। फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? लाल पत्ता गोभी कहते हैं। तो इसे रेड कैबेज को निचोड़ कर इसका जूस बना लिया जाता है।
इसे रेड कैबेज को निचोड़कर इसका जूस बना लिया जाता है। अब इसके जो कलर होते हैं, इसके जो कलर होते हैं वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। चलो सर, अब इसमें हमें मिलाना है एसिड और बेस। इधर हमने एसिड मिलाया और इधर हमने बेस मिलाया। जब हमने रेड कैबेज के सॉल्यूशन में, जब रेड कैबेज के जो पर्पल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जैसे ही हमने एसिड डाला, और एसिड किसका, एसिड क्या है? खतरा है। तो जैसे ही खतरा डाले तो इसका कलर जो है वो कलर चेंज हो गया, वो कलर चेंज हो गया। आ जाओ सर, एक बार और ले लेते हैं। यानी कि जैसे ही हमने एसिड डाला तो ये पर्पल कलर से रेड में बदल गया। किस में बदल गया? रेड में बदल गया। तो यहां पर आप लिखेंगे कि जो यहां पर पर्पल कलर है, जो पर्पल कलर है वो चेंज हो गया किस में? तो आप कहेंगे रेड कलर में। किस में चेंज हो गया? रेड कलर में सर चेंज हो गया। बोलो सर, कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर जो सवाल बनते हैं कि रेड कैबेज के सॉल्यूशन में, रेड कैबेज के विलयन में अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पर उस विलयन का रंग कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर रेड कलर का। और रेड हमेशा खतरे का निशान होता है, रेड हमेशा खतरे का निशान होता है। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल गई कि रेड कैबेज के जो पर्पल सॉल्यूशन है, उस पर्पल सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पर उसका रंग बदल जाता है रेड कलर में। किस कलर में बदल जाएगा? रेड कलर में बदल जाएगा। लेकिन जब इसे पर्पल कलर के सॉल्यूशन में जब हम बेस को मिलाते हैं तो ये जो कलर है, अब इसका कलर चेंज हो जाता है बच्चा, और ये चेंज होकर ग्रीन बन जाता है। चेंज होकर कैसा कलर हो जाता है? तो आप कहेंगे ग्रीन हो जाता है। तो ये था पर्पल कलर, ये था पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर किस में चेंज हो गया? तो आप कहेंगे कि ग्रीन कलर में चेंज हो गया। किस कलर में चेंज हो गया? ग्रीन कलर में। और ध्यान रखना कि जब भी हम साल्ट की बात करेंगे तो साल्ट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। यानी कि जब हम इसमें साल्ट मिलाएंगे या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ जैसे आपको रेड कैबेज में आप मिला दो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH मिला दो, और यहाँ पर आपको विनेगर मिलाना है तो विनेगर मिला दो, एसिड में विनेगर मिला दो। तो यहाँ सोच सकते हैं अभी फिलहाल के लिए इन सभी चीजों को आप ताक पर रख दें। किसी भी तरह से आपको दिमाग पर जोर नहीं लेना है, बस आपको कलर जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखते हुए चले जाना है। तो ये आपका रेड कैबेज था। ये क्या थे? रेड कैबेज। अब आते हैं सर हाइड्रेंजिया पर। अगला जो हमारा हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया क्या है? एक फ्लावर है। एक क्या है? फ्लावर है, फूल है सर। और ये क्या बताता है? तो ये सॉइल का यानी कि मिट्टी का नेचर बताएगा। किसका नेचर बताता है? मिट्टी के नेचर को बताता है। अब सर ये मिट्टी के नेचर को कैसे बताएगा? आ जाओ समझते हैं। देखो, अगर कोई एसिडिक एसिडिक नेचर का अगर मिट्टी है, कैसा है? एसिडिक नेचर का अगर मिट्टी है तो जो हाइड्रेंजिया का फूल होगा, जो हाइड्रेंजिया का फूल होगा वो फूल ब्लू कलर के होंगे।
यानी जो फ्लावर होगा वो फ्लावर कैसा होगा, तो आप कहेंगे ब्लू कलर का। यानी कि जो हाइड्रेंजिया का प्लांट होता है, अगर वो एसिडिक नेचर वाले अगर मिट्टी में लगा है तो उसका फूल कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ब्लू कलर का अगर फूल है हाइड्रेंजिया का, तो हम कहेंगे कि वहां का मिट्टी कैसा है, एसिडिक है। और अगर बेसिक नेचर का बेसिक नेचर का अगर मिट्टी है, तो ध्यान रखना कि जो फ्लावर का कलर होगा वो पिंक होगा। वो कैसा होगा, तो आप कहोगे कि पिंक कलर का होगा। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। पिंक का मतलब होता है गुलाबी रंग का होगा। कैसा होगा, गुलाबी रंग का होगा सर। चलो इतनी बातें भी अब समझ में आ गया। तो ये था हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर होता है वो मिट्टी के नेचर को बताता है कि मिट्टी एसिडिक है या हमारा बेसिक है। अगर एसिडिक नेचर का मिट्टी है तो उसका फूल कैसा होगा, ब्लू नीला कलर का। और अगर बेसिक नेचर का मिट्टी है तो उसमें इसका जो फूल होगा वो पिंक कलर का होगा। तो इस तरीका से यहाँ से भी हमें पता चल जाए। और ये सभी सभी के सभी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब इसी तरीके से पिटूनिया का भी होता है, जेरेनियम का भी होता है। तो उसके आगे चल के आपको पीपीटी में दिख जाएंगे, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रश्न यहीं से बनेंगे। अब आते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उसमें हमें पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो यहां पर लिख लो मिथाइल ऑरेंज। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका कलर कैसा होगा, तो उसका जो कलर होता है बच्चा वो ऑरेंज होता है। आपने ऑरेंज कलर देखा होगा, यानी कि नारंगी कलर, नारंगी रंग का होता है। ठीक है। जब हम मिथाइल ऑरेंज में हम अगर एसिड मिलाएंगे तो इसका जो रंग है वो रेड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा सर। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, तो इसका जो रंग होगा वो येलो हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यानी यहां हमें जो पता चला है, पता क्या चला कि मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड डालेंगे तो इसका जो ऑरेंज कलर था, जो ऑरेंज कलर है वो चेंज होगा रेड कलर में। किसमें चेंज होगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम बेस मिलाएंगे तो ये जो ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर, ये हल्का येलो कलर में चेंज हो जाएगा। हल्के किस कलर में चेंज हो जाएंगे, येलो कलर में चेंज हो गए। तो ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, जिसके थ्रू हमें पता चलते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। आगे बढ़ जाए सर, चल आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन फिनोप्थिलिन जो होता है इस ये रंगहीन होता है। ये किस कलर का होता है, रंगहीन होता है। जब हम इसमें एसिड डालते हैं, जब हम एसिड डालते हैं तो इसमें इसका रंग जो होता है वो रंगहीन ही होता है। यानी कि इसके रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही फिनोप्थिलिन में हम बेस डालते हैं तो बेस मिलाने पर इसका जो कलर होता है, बेस मिलाने पर इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर में बदल जाता है। वो कैसे कलर में बदल जाएंगे, पिंक कलर में बदल जाते हैं, यानी गुलाबी रंग का हो जाता है।
तो फिनोप्थिलीन एसिड डालने पर रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। बात क्लियर है? चलिए सर। तो होपफुली कि आपको ये सारे के सारे जो रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स थे, इन सभी के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख दीजिएगा। आपके डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मानना है कि आप इसी लेक्चर को आप रिवीजन पीछे करके देखो, आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। चलिए सर, अब आते हैं हमारा जो हमारे ओडर इंडिकेटर थे। जो ओडर इंडिकेटर्स है इसी को हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि जो गंध बदल कर हमें हिंट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या कोई सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन, अगर हमें कोई रंग, कोई गंध बदलने वाला सॉल्यूशन हमें ये बता दे कि एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या कहते हैं ओडर इंडिकेटर्स कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले ओनियन की बात करते हैं, यानी कि प्याज। एक तरफ आप लिखना एसिड और एक तरफ लिखना आप बेस। एक तरफ लिखना एसिड और एक तरफ लिखना बेस। ओनियन में क्या होगा, क्लोव ऑयल में क्या होगा और वेनिला में क्या होगा, इन तीनों में ध्यान रखना। इन तीनों के तीनों, यानी जो ओनियन है, क्लोव ऑयल है और वेनिला है, ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन है, इन तीनों के तीनों सॉल्यूशंस में अगर हम एसिड डालें, यानी हम अगर इसमें अम्ल की थोड़ी सी बूंद डालें या अम्ल डाल दें, तो इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके गंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना कि गंध नहीं बदलेगा, गंध में परिवर्तन नहीं होता है, गंध में परिवर्तन नहीं होगा, गंध में परिवर्तन नहीं होगा, गंध में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इन तीनों सॉल्यूशन में अगर एसिड डालते हैं और गंध में परिवर्तन नहीं होता, अगर प्याज है तो प्याज का खुशबू आ रहा है, लौंग है तो लौंग के खुशबू आ रहा है, अगर वेनिला है तो वेनिला का खुशबू आ रहा है, तो समझ जाना कि वहां पर एसिड डाले गए हैं। यानी वो जो सॉल्यूशन मिलाया गया है वो सॉल्यूशन किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। अच्छा सर, तो फिर ये बेसिक नेचर में क्या होगा? बेसिक नेचर में बच्चा ये जो अपना गंध है, गंध को खो देंगे, गंध खो देंगे। और अगर गंध खो दिए तो समझ जाना कि वो किस नेचर का सॉल्यूशन है? बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। तो यहां भी गंध खो देगा, यहां भी गंध खो देगा। जहां गंध खो दिया तो बेसिक नेचर, जहां गंध वही है, गंध में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो समझ जाना कि वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। समझ गए? तो ये हमारा पूरा का पूरा इंडिकेटर्स समाप्त होता है। और इसी इंडिकेटर्स के माध्यम से आपने देखा कि किसी सॉल्यूशन के नेचर को हम पता कैसे लगाते हैं। अब हमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगा, अब अपने जीभ को खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। इसके माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को पता लगा सकते हैं। तो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर पूरी तरीका से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। हमने सिंपल शब्दों में आपको समझाया है और अच्छे ढंग से आपके दिमाग में बैठाने का हमने प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट अवश्य करिए। आपको कैसा लेक्चर लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको आगे कौन से चैप्टर पढ़ना है ये भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए, जो बच्चा को समझ में आया तो यस कर दीजिए।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, लाइक का बटन अवश्य दबाएँ बच्चा, ठीक है? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए मेहनत हम करते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस इंडिकेटर टॉपिक्स को अच्छे ढंग से रिवीजन कर जाएँ, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ामिनर प्रश्न बनाता ही बनाता है। और बच्चा ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न आते हैं, इस वजह से यहाँ पर लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। तो इस वजह से आप इस पे कमांड बना लीजिए, कांसेप्ट को क्लियर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।